जय हिंद साथियों। एथरे इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज 30 जून 2026 है और इस 30 जून के हिसाब से जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ हो सकता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, हम उसको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पॉइंट वाइज या उसमें जो भी करक्स निकल सकता है उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। आपको पता है, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आप न्यूज़ पढ़ो या करंट अफेयर्स का पढ़ने की कोशिश करो, तो उसमें आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका सिलेबस और आपका यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो मेंस और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ आपको नहीं पता होगा, तब तक आप करंट अफेयर्स में हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आप उसको समझ ही नहीं पाएँगे। क्योंकि अगर देखेंगे डेली वाइज़ तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस इतना वास्ट है, हर चीज़ कोई ना कोई टिप टॉपिक से कोई ना कोई सब्जेक्ट से लिंक करता है। लेकिन कायदे से अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो उसमें से 10% भी हमारे काम का नहीं होता है और यहीं पर आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, वो हेल्प करता है। तो जब मैं सेशन बनाता हूँ और सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, सेशन डिस्कस करता हूँ, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उनमें से वही न्यूज़ डिस्कस करें और उसमें से उतना ही कंटेंट आपको मैं बताऊँ, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसी कड़ी में इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और आप तो लास्ट तक बने रहिएगा कि जो कि जब तक हम कोई करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो उसका पर्पस ये है कि हम हर टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, साथ में नोट्स बनाना है। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। देखो, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसमें ना ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, कि आपका जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड और बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। और हमने सोर्स वाइज 3 ही चीज़ों को रखा है। एक, द हिंदू हम कवर करते हैं। द हिंदू में जो भी चीज़ें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करते हैं कि उसको कवर करें, ठीक है? उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में भी कोई आर्टिकल है, कोई न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीआईबी, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट इस पीआईबी पर ही आता है और इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे 2026 में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो पीआईबी से डायरेक्ट पूछे गए थे, है ना? तो हम कोशिश करते हैं कि कोई आर्टिकल ऐसा ना हो कि पीआईबी में हो और इन पेपर में कवर नहीं किया गया तो आपको छूट जाए, ऐसा नहीं, हम तीनों कवर करते हैं और इसमें से जो हमारे काम का है उसको हम लेते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक है डिस्कशन का, तो बेसिकली हम 6 टॉपिक, है ना, 6 टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन-कौन सा है, एक-एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, भारतीय जो भारत जहाज पुनर्चक्रण के क्षेत्र में अग्रणी। अब जैसे शिप बिल्डिंग, है ना? शिप बिल्डिंग या शिप रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में भारत भारत का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले जब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने एक अपील किया था कि भारत के पास बहुत पोटेंशियल है कि अग्रणी राष्ट्र में शामिल हो शिप रिसाइक्लिंग, शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में। तो द हिंदू में ये आर्टिकल आया है, इसके संदर्भ में इसको हम डिस्कस करेंगे, सारे इशू डिस्कस कर लेंगे, ताकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो बन जाए, मेंस में क्वेश्चन आए तो बन जाए, और कभी मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो भी हमारा डिस्कशन इतना इतना कंप्लीट हो जाए कि आपके पास कुछ छूटे ही ना। एक दूसरा आर्टिकल है फ्लेमिंगो क्रांति। बेसिकली हम इन्वायरमेंट में फ्लेमिंगो एक बर्ड स्पीसीज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये उस टाइप से नहीं है। फ्लेमिंगो क्रांति जो है ना, बेसिकली एक क्रांति, रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ना? उसको हम देखेंगे, है ना, किस सेंस में। बेसिकली कहते हैं कि यूएसए के जो दामाद है जेरेड कुशनर, वो एक यूरोप में एक कंट्री है, वहाँ पर बेसिकली कोस्टल जोन में कुछ टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट के विरोध में ये क्रांति हुआ है, ठीक। तीसरा आर्टिकल है जोनाथन विशाल कछुआ। आपको पता है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सेशल्स की यात्रा कर रहे थे। सेशल्स की यात्रा जब किए तो वहाँ पर 194 वर्ष जो पुराना कछुआ है, उनसे वार्तालाप किया, उनसे मिले, उनसे उनसे एक तरह से टाइम स्पेंड किया उनके साथ। उनका नाम क्या है? जोनाथन। इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जोनाथन हाल ही में एक स्पीसीज है, वो क्या क्या है, आपको पूछ लेगा। बर्ड है कि मैमल्स है कि कछुआ है कि क्या है, आपको पता होना चाहिए। अभी तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी विवाद, ये भी कंट्रोवर्सी रहा है। इसके संदर्भ में भी टॉपिक को देखेंगे और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि तुंगभद्रा रिवर कहाँ से निकलती है, क्या उसका एक तरह से देखेंगे तो कहाँ पर गिरती है, क्या किन किन स्टेट से वो गुजरती है ना, किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो भी देखेंगे। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। आपको पता है सेशल्स जब विजिट किए प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ के सेशल्स के राष्ट्रपति ने ये प्रधानमंत्री के ऑनर में ये प्राइज़ दिया है, ठीक है। और लास्ट आर्टिकल है ग्रीन यूरिया। ग्रीन यूरिया के उत्पादन में भारत एक तरह से एक रोड मैप बनाया है और उसको ग्राउंड में उतारने के लिए बहुत प्रयासरत है। तो इसके संदर्भ में भी इसको डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये 6 आर्टिकल है जिसको हम कवर करेंगे और ये 6 के 6 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और जब भी कुछ पढ़ा रहे, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। नोट्स बनाइए, क्योंकि फिर मैं कोई क्वेश्चन भी देता हूँ प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, उस क्वेश्चन को लिखिए। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में डाउट्स भी पूछिए, ताकि सेशन इंटरेक्टिव भी हो सके, हमको ये पता चले कि मैं कि जो पढ़ा रहा हूँ, जो डिस्कस कर रहा हूँ, वो कितना समझ में आ रहा है, किस तरह से दिक्कत आ रही है, तो हम भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है, भारत जहाज पुनर्चक्रण क्षेत्र में अग्रणी। आपको पता है इंडिया एक कोस्टल, इंडिया का जो पूरा एक पेनिनसुलर इंडिया जो है वो कोस्टल रीजन है, ठीक। और भारत में एक तरह से बहुत सारे पोर्ट भी है, तो शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत का बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर शिप एक तरह से आयात निर्यात में यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर भारत वो हब बन जाएगा शिप बिल्डिंग का, शिप रिसाइकलिंग का, तो कह सकते हैं कि साउथ कोरिया, जापान, चीन को पीछे छोड़ सकता है। अब बहुत सारा पोटेंशियल है भारत में, इसी संदर्भ में ये आर्टिकल है। तो अभी क्या हुआ देख रहे हैं, ये द हिंदू का न्यूज़ है कि इंडिया शिप बिल्डिंग एम्बिशंस कैन सेट शेल विथ कोरिया। तो जब कोरिया के राष्ट्रपति जब प्राइम अप्रैल में विजिट किए थे, तो उन्होंने भारत के संदर्भ में ये बातें कही थी, ठीक है। भारत के संदर्भ में ये बातें कही थी, ठीक। अभी क्या हुआ, अभी अंकटाड जो एक वैश्विक संस्था है जो व्यापार और विकास को रिलेट करके कुछ रिपोर्ट वगैरह जारी करती है, तो अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि भारत वर्ष 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण देश बनकर उभरा है, ठीक। अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी किया और बताया कि 2025 में भारत शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में एक टॉप क्लास यानी टॉप जो कंट्री है ना, उसमें शामिल होने के कगार पर है, ठीक। इसके साथ ही भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत तय किए गए एक प्रमुख लक्ष्य को समय से काफ़ी पहले ही प्रयास कर लिया। आपको पता है भारत सरकार ने जो शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में, यानी जो मैरीटाइम क्षेत्र है ना, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में कुछ टारगेट सेट किया है। उस टारगेट के सेट करने के ट्रेंड में एक टारगेट हमारा शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग का भी है, और उसको समय से पहले ही अचीव कर लिया, क्योंकि 2030 में पूरा करना था। ये दोनों प्रयास क्या दिखाते हैं, ये दोनों प्रयास, ये दोनों रिपोर्ट क्या दिखाता है, दर्शाता है कि भारत शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, और पोटेंशियल है कि जो टॉप 3 कंट्री है, जिसको ग्रुप 3 बोलते हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, जो शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में टॉप पे है, उसको पीछे कर सकता है, ठीक है। तो पीछे कर सकता है तो कुछ प्रयास भी करने होंगे, कुछ चुनौती भी होगा, भारत सरकार ने कुछ पहल भी किया होगा, सबको देखना है। पहले ना थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जहाज पुनर्चक्रण क्या है ना, जहाज पुनर्चक्रण क्या है। पुनर्चक्रण, शिप रिसाइकलिंग, देखो रिसाइकलिंग से तात्पर्य क्या है कि रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकिल करना, मतलब दोबारा रीयूज या दोबारा इस्तेमाल करना। तो सवाल उठता है कि दोबारा इस्तेमाल करना है किस चीज़ का, तो दोबारा इस्तेमाल करना है कि जो शिप है ना, मान लो जो शिप है, अगर उसमें कुछ खराबी है ना, तो खराबी है तो इसके पार्ट्स, है ना, इसके जो पार्ट्स है, कल पुर्जे है, इसको ठीक करना है, इसको 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 एक तरह से मरम्मत करना है, और मरम्मत करके अगर हम इसको दोबारा शिप बिल्डिंग में, है ना, या जहाज निर्माण में अगर यूज कर पाए, दैट इज कॉल्ड शिप रिसाइकलिंग, ठीक। यही प्रोसेस है ना। जहाज पुनर्चक्रण क्या है, जहाज पुनर्चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिप के जो कंपोनेंट है, जो खराब हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी है, अगर हम उसको ठीक करके दोबारा से यूज कर सके और शिप बिल्डिंग में यूज कर सके, शिप के निर्माण में यूज कर सके, इसी को बोलते हैं शिप रिसाइकलिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि भारत में देखेंगे तो बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक। क्योंकि अगर हम इंडिया का मैप देखें, तो इंडिया का जो मैप देखेंगे आप, तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में देखें तो ये पूरा जो कोस्टल जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ से लेके आप यहाँ तक, अगर ऐसे आप देखो, ठीक है, तो ये पूरा जो रीजन है वो कितना है डिस्टेंस, लगभग 7500 किलोमीटर का है। और ऐसा मानते हैं कि बाय वॉल्यूम भारत का जो एक्सपोर्ट है और जो इम्पोर्ट है ना, जो आयात और निर्यात जो भारत करता है, उसका 95% तो सी रूट से होता है, सी रूट से होता है। और इसके लिए शिप शिप की होना बहुत ज़रूरी है, जहाज है ना, जहाज से ही होता है।
तो अगर मान लो भारत में ही वो शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग का पूरा हब होगा, तो भारत में जहाज में कोई कमी होगी, कोई खराबी होगा, कोई मान लो टेक्निकल फॉल्ट होगा, तो उसको ठीक करने के लिए वो चाइना, साउथ कोरिया, जापान क्यों जाएगा? भारत में ही ठीक कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो कॉस्ट लगता है जहाज को मेंटेन करने का, उसको हम कम कर सकते हैं। और आयात निर्यात का जो खर्च है ना, जो बिल है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि सुपर पावर या वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। शिप रिसाइकलिंग, शिप बिल्डिंग का जो पोटेंशियल है भारत का, उस संदर्भ में अगर भारत आगे बढ़ता है तो ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग की अगर परिभाषा देखें तो क्या है? तो जो मैंने अभी बताया कि जहाज पुनर्चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने, अनुपयोगी या सेवानिवृत्त, मतलब जो खत्म हो चुके हैं, उस जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से तोड़कर उनसे उपयोगी सामग्री, जैसे स्टील की सामान हो गया है ना, तांबा का कोई प्रोडक्ट है, एल्युमिनियम का कोई प्रोडक्ट है, कोई मशीन है, कोई पाइप है, इसको दोबारा रीयूज़ करना है, रीयूज़ कर रहा है किस में? शिप बिल्डिंग में, जहाज निर्माण में। तो इसी को बोलते हैं शिप रिसाइकलिंग। ठीक है। यानी जिस प्रकार पुरानी कार को तोड़कर उसके लोहे और अन्य पुर्जों का दोबारा उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार शिप यानी जहाज के जो पार्ट्स है, उसको तोड़कर, उसको ठीक करके दोबारा उस जहाज में यूज करना है और कोई नया जहाज बना देना है। इसी को बोलते हैं शिप रिसाइकलिंग। यानी एक प्रोडक्ट जो वेस्ट है, शिप शिप इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, बेसिकली जहाज का जो वेस्ट है, उसको फेंकने के बजाय उसको दोबारा से रीयूज करो, दोबारा से यूज करो, दोबारा से इस्तेमाल करो और उससे जहाज का निर्माण करो। इसी को बोलते हैं शिप रिसाइकलिंग। ठीक है, देख रहे हैं? तो ये जहाज का एक पुराना जहाज है जो टूटा हुआ है। अब इसके जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम यूज़ करके, है ना, रीयूज़ करके अगर कोई हम नया जहाज बना दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड शिप रिसाइकलिंग। शिप बिल्डिंग वाला जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है, जो इकोनॉमी है, इसी चीज़ को संदर्भ करता है। ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल क्या है? अगर हम डेटा देखें तो भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने 2 पहल लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तथा मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। इन दोनों विजन में भारत सरकार की कोशिश है कि शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना। शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र, है ना, जो टॉप 3 की कंट्री है, उसमें शामिल होना है। टॉप 3 कंट्री कौन है? जापान है, साउथ कोरिया है, फिर उसके बाद आपको चाइना है, उस संदर्भ में। तो अगर आप भारत की 2 इनिशिएटिव भी है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। ये दोनों विजन भारत के शिप बिल्डिंग पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए ही लॉन्च किया गया है, उसमें एक पहल है। सवाल उठता है कि अगर भारत ने ये कोशिश किया है, तो भारत की अभी स्थिति क्या है शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में? तो स्थिति देखो, तो बेसिकली क्या है कि भारत वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण गतिविधि में अपने हिस्सेदारी को वर्ष 2024 के इतना यानी 30.1% से बढ़ाकर 2025 में लगभग 35.5% कर दिया। यानी पूरे वर्ल्ड में भारत की जो हिस्सेदारी है ना, जो पोटेंशियल है, देख रहे हो, लगभग 35.5% के आसपास है। इसको बढ़ाना है, यानी काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छा खासा हिस्सेदारी अभी भी है, इसको बस आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ा के 50% या टॉप 3 कंट्री में शामिल होना है भारत को। देख लो, मैरीटाइम इंडिया विजन जो 2030 है, उसमें भारत सरकार ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। जो टारगेट रखा था कि हम शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में उसको पूरा करना है, उसको समय से पहले ही पूरा कर लिया। और इसी संदर्भ में मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल जो विजन 2047 है, इसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनना है ना। तो बेसिकली क्या है, भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक जहाज निर्माण देशों में टॉप 10 में और 2047 तक शीर्ष 5 में स्थान बनाना है। ये टारगेट भारत ने रखा हुआ है कि मैरीटाइम इंडिया विजन और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 दोनों पहल का एक टारगेट क्या है कि 2030 तक हम क्या करें, टॉप 10 कंट्री में पहुंच जाए और फिर 2047 तक टॉप 5 में पहुंच जाए। ये हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, तो भारत लगातार अपनी गतिविधि, जो अपना एक तरह से पोटेंशियल, उसको इंक्रीज भी कर रहा है। टारगेट उसका टॉप 5 में पहुंचने का है, फिर उसके बाद टॉप 3 में पहुंचने का, क्योंकि अभी चाइना, जापान और साउथ कोरिया से टक्कर है भारत को। तो साउथ कोरिया के जब राष्ट्रपति भारत विजिट किए थे, तो उन्होंने भारत की इस पोटेंशियल का जिक्र भी किया है कि भारत शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में अपना कोशिश करे, प्रयास करे, जो भी चुनौती उसको दूर करे। ठीक है, देख रहे हैं? अब अगर देखोगे तो कहते हैं शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में
टॉप पे है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का जो मॉडल है ना वो बहुत ही अच्छा है ना, एक शिप बिल्डिंग क्षेत्र में मॉडल के रूप में उभरा है। तो जब अप्रैल अप्रैल 2025 में, है ना, 2026, सॉरी, अप्रैल 2026 में जब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भारत विजिट किए थे तो उन्हें इस पहल पे जिक्र भी किया था, इस पोटेंशियल की चर्चा भी की थी। और आपको पता है कि साउथ कोरिया की राजधानी, है ना, साउथ कोरिया, कि इसके हिसाब से कोशिश भी हुआ है। और एक कन्वेंशन है शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, एक कन्वेंशन है हांगकांग कन्वेंशन। बेसिकली क्या है कि शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में अगर आपको अग्रणी राष्ट्र बनना है तो बेसिकली हांगकांग कन्वेंशन, हांगकांग कन्वेंशन बेसिकली क्या है, शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए बेसिकली गाइडलाइंस देता है ना, सारे दिशा निर्देश देता है। और बोल सकते हैं कि भारत सरकार को, यानी भारत को अगर शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में, शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हांगकांग कन्वेंशन है उसके जो गाइडलाइंस है, उनके जो सजेशंस है उसको अपनाए। और भारत, सबसे अच्छी बात क्या है कि भारत इसको शुरुआत से ही इसका पालन भी कर रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि हांगकांग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो आपको बता देना कि शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, देख लो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे कि 2019 को लागू होने के पश्चात भारत ने अपने जहाज पुनर्चक्रण, देख रहे, जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 भारत सरकार ने लागू भी किया है। जब ये अधिनियम बना है तो उसमें हांगकांग कन्वेंशन के गाइडलाइंस को शामिल किया है, और जैसे ही वो लागू हुआ तो उसके पश्चात भारत ने जहाज पुनर्चक्रण क्षेत्र को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और जो मानक आधारित प्रक्रियाओं के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि वो हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के मानकों को पालन कर सके, उसको एक तरह से अपने जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसमें शामिल कर सके। और जब अप्रैल 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, है ना, ये जब विजिट किए थे तो उन्होंने भारत के इसी पोटेंशियल के वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ने के पोटेंशियल का जिक्र किया था, और भारत सरकार से एक बोला था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अगर साउथ कोरिया का मॉडल आपको पसंद है तो साउथ कोरिया आपको हेल्प कर सकता है, मदद करने का एक दावा दिया था, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इस संदर्भ में दिखता है कि भारत का कितना क्षमता है, कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इतना ही क्षमता है, इतना ही कैपेसिटी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चुनौती भी है। ठीक है, कुछ ना कुछ चुनौती भी है, तो थोड़ा सा समस्या डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2019 में जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम भी बनाया है। ठीक है, ये फिर उसके बाद मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 भी लॉन्च किया हुआ है, मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 भी लॉन्च किया है। और फिर एक तीसरा इनिशिएटिव है अमृतकाल, मैरी टाइम अमृतकाल। ठीक है, मैरी टाइम अमृतकाल, मैरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 भी लॉन्च किया है। और तीनों का टारगेट क्या है, तीनों का टारगेट बेसिकली हांगकांग कन्वेंशन के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 2030 तक टॉप 10 कंट्री में भारत को पहुंचना है, और 2047 तक टॉप 3 कंट्री में भारत को शामिल होना है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ठीक है, साउथ कोरिया का एक मॉडल है पूरे विश्व में शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो उस मॉडल के संदर्भ में साउथ कोरिया ने अपने मॉडल को शेयर करने का, उसमें हेल्प करने का एक दावा किया है। ठीक, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इतना ही आसान है, भारत सरकार ने इतना प्रयास भी किया है, पहल भी लॉन्च किया है, तो क्या इतना आसान है कि शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भारत सरकार आगे बढ़ जाए, या भारत का जो पोटेंशियल है वो बहुत अचीव कर ले? यानी कुछ ना कुछ समस्या भी है, कुछ ना कुछ चुनौती भी है। थोड़ा सा समस्या या चुनौती को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी भारतीय जहाज निर्माण या पुनर्चक्रण क्षेत्र में प्रमुख चुनौती क्या है? तो सबसे पहली चुनौती देखो तो वह है चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से कड़ी प्रतिस्पर्धा। क्योंकि जो शिप बिल्डिंग वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें ये 3 कंट्री है ना, बिग 3 बोलते हैं, ये 3 कंट्री टॉप पे है। और अगर भारत सरकार को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो बेसिकली अभी भारत सरकार इनिशियल स्टेज में है ना,
भारत का जो पोटेंशियल है वो इनिशियल स्टेज में है, और ये कंट्री ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है ना, सारा इकोसिस्टम वहाँ बिल्डअप हो चुका है। तो भारत कुछ भी कोशिश करेगा शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग वाला मेंटेनेंस करने का, वो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि महंगा हो। तो जो 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 कंपनी है जहाज ठीक करने के लिए भारत विजिट करे, उसके बजाय वो चीन चला जाए, दक्षिण कोरिया चला जाए, जापान चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इकोसिस्टम वहाँ पर बिल्डअप हो चुका है। तो ये इन देशों से कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या है, भारत सरकार उतना कोशिश, या भारत जितना कोशिश करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। देखो, विश्व जहाज निर्माण उद्योग पर मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का प्रभुत्व है। चीन और दक्षिण कोरिया का कम लागत पर तथा कम समय में बड़े बड़े जहाज बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय शिपयार्डों को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर देने वाला कंपनी ये देखेगा ना कि ऑलरेडी कौन सा डेवलप है, तो चीन, साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो उसी को मिल जाता है। देख रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। और आपको देखना, अगर इंपॉर्टेंस देखना है, तो लगभग 95% एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत क्या है, आपको वो समुद्री मार्ग से करता है। उसका वैल्यू देखेंगे तो 17% वैल्यू उसका भारत बोल सकते हैं कि समुद्री मार्ग से करता है। अभी भारत क्या है, 18वें स्थान पे है अगर कैपेसिटी पोटेंशियल के हिसाब से देखें वैश्विक जहाज निर्माण क्षेत्र में। इसको टॉप 10 में आना है, फिर टॉप 3 में आना है। तो जाहिर सी बात है, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का जो लेवल है ना, उस लेवल तक पहुंचना है आपको। जो भी संरचनात्मक चुनौती है उसको दूर करना है। पहली चुनौती यह है। दूसरा है उच्च निर्माण लागत। बेसिकली शिप बिल्डिंग के लिए या शिप रिसाइकलिंग के लिए जो कॉस्ट है भारत में, है ना, वो क्या है, हाई है। वो हाई है ना, हाई है निर्माण में, क्योंकि भारत का जो टेक्नोलॉजी है वो भी इनिशियल स्टेज में है, जबकि चीन, है ना, साउथ कोरिया और जापान का ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। तो वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, भारत में नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, कच्चा रॉ मटेरियल महंगा है, लॉजिस्टिक लागत है, कनेक्टिविटी का अभाव है। ठीक है, सामान को ले जाने लाने में बहुत खर्च हो जाता है। इस वजह से जहाज निर्माण का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर भारत को मिल सकता है वो महंगा हो जाता है, इसलिए चाइना, साउथ कोरिया और जापान को मिल जाता है। तो ये दूसरे चैलेंज है। ठीक, तीसरा क्या है कि सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सीमित है, क्योंकि भारत में अभी वो इनिशियल स्टेज में है, और इनिशियल स्टेज में भारत ने कभी इसको फोकस में रखा भी नहीं। तो फोकस में नहीं रखा तो जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए थे उस पर भारत सरकार ने काम ही नहीं किया, या भारत ने उतना डेवलप नहीं किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखना, आपको जी सिर्फ सिर्फ बिल्डिंग या सिर्फ रिसाइकलिंग में काम करना है तो आपको बड़े बड़े ड्राई डॉक, है ना, ड्राई डॉक, इस तरह से जहाज़ को पानी से ले जाना है, तो इस तरह से ये क्या है, ड्राई डॉक है। इस तरह से बड़े बड़े ड्राई डॉक बनाने हैं, फिर उसको उठाने का काम करने के लिए क्रेन चाहिए, है ना, क्रेन सिस्टम चाहिए, भारी मशीनरी की चाहिए। अब ये सब क्या है, इस सब के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं हम। तो जब तक ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, सिर्फ बिल्डिंग, सिर्फ रिसाइकलिंग के क्षेत्र में बहुत पीछे ही रहेंगे। ठीक है, देख रहे हैं, बड़े आकार के जहाज़ों के निर्माण के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और इन मशीनों को बहुत बड़े लेवल पर चाहिए होगा, है ना, तकनीकी के हिसाब से। लेकिन भारतीय शिपयार्ड के पास ये तकनीक है ही नहीं। जो कंपनी जो शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में अग्रणी है, उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड पोटेंशियल है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये भी दिक्कत है। अगला है वित्त की समस्या, फाइनेंस। फाइनेंस की भी तो समस्या है, क्योंकि जहाज निर्माण बेसिकली क्या है, कैपिटल इंटेंसिव उद्योग है, इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हजारों करोड़, है ना, करोड़ लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, ठीक, या बोल सकते हैं वो इकोसिस्टम बिल्डअप होगा। देखो ना, आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो इंजीनियर्स है ना, जो कारीगर है, जो टेक्नीशियन है, उस समय पैसा खर्च करना होता है। तो ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और उतना पैसा बहुत कम ही लोगों के पास होता है। जब तक सरकार हेल्प नहीं करेगी, जब तक सरकार के पॉलिसी में ये टारगेटेड रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, बिना किसी सरकार के सहयोग के कोई प्राइवेट प्लेयर शायद ही इतना आगे बढ़ पाए। इसीलिए क्या है, पिछड़ा हुआ है। अगला अगला जो समस्या है कि बेसिकली हम जो भी शिप बिल्डिंग करते हैं तो उसमें जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, तो वो कंपोनेंट्स ज़्यादातर क्या है, आयात है, यानी इंपोर्ट करते हैं।
और इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हमको शिप बिल्डिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो सारे कंपोनेंट भारत में ही बनने चाहिए, भारत में उत्पादित होनी चाहिए। देखो, समुद्री इंजन हम बाहर से मंगाते हैं, नेविगेशन प्रणाली बाहर से मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण उसमें लगते हैं, ये सब बाहर से मंगवाते हैं। और इन सब की वजहों से क्या होती है, जो शिप बिल्डिंग या शिप रिसाइकलिंग का काम होना चाहिए, उसमें समस्या है। ठीक है। अगली समस्या देखोगे तो जो इंजीनियर्स चाहिए, जो टेक्नीशियन चाहिए, है ना, यानी कुशल स्किल्ड जो ह्यूमन फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका भी अभाव है। और इस वजह से हमको जो लेबर मिलने चाहिए वो लेबर नहीं मिल पाते, स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाते हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम ऐसा था नहीं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हुआ, वो स्किल्ड लेबर बिल्डअप नहीं हुआ, वो फाइनेंस की जो एक व्यवस्था बननी चाहिए वो नहीं बिल्डअप हुआ। तो अगर भारत को आगे बढ़ना है इन क्षेत्रों में, तो इन सभी सेक्टर में, यानी सभी पहलों, सभी क्षेत्र में काम करना होगा और सारी चुनौतियों को दूर करना होगा। तो फिर समाधान क्या बन सकता है? समाधान देख लेते हैं, सुझाव, है ना, कि भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आधुनिक शिपयार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। तो सबसे पहले आप ड्राई डॉक, जो मैंने अभी बताया आपको जस्ट, कि ड्राई डॉक, आधुनिक मशीनरी, है ना, क्रेन, क्रेन की फैसिलिटी, है ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा पहले उसको बिल्डअप करो। उसमें सरकार सहयोग कर सकता है। ठीक है। भारत में बड़े कंटेनर जहाज और एलएनजी जहाज बनाने की क्षमता बढ़ेगी, तो विदेशी कंपनियां भी भारत में ऑर्डर दे सकेंगी। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी ये दोनों जहाज बना सकते हो, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दो ताकि स्वदेशी तकनीक, है ना, को हम अपना सके। जहाज़ों की डिज़ाइन की बात हो, इंजन की बात हो, नेविगेशन प्रणाली की बात हो, है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो, सब में रिसर्च को बढ़ाओ, ताकि हमारी जो निर्भरता है फॉरेन कंट्री पर और जो कंपोनेंट हम आयात करते हैं उसको ख़त्म कर सके, उसको कम कर सके। ठीक है। अगला सुझाव है कि फाइनेंस की व्यवस्था भी करनी चाहिए, सरकार को प्रोत्साहन देना है। कैसे? तो शिप यार्डों को सस्ती दर पर लोन की व्यवस्था करो, टैक्स में रियायत दो, है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दो। जो हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो अदर सेक्टर में लागू किए हैं, हम इसको शिप बिल्डिंग वाले क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसी जैसी प्रोडक्शन बढ़ेगा, सरकार उसको इंटेंसिव देगा, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें कमी आएगी, तो ये क्षेत्र क्या होगा, विकसित हो पाएगा। इस तरह से पहल की जानी चाहिए। फिर देख रहे हैं शिप बिल्डिंग क्षेत्र कर रहे हैं आप, शिप बिल्डिंग यानी शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग में आगे बढ़ना है, तो मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बढ़ाओ, है ना, उसको शिप बिल्डिंग से जोड़ो। जहाज निर्माण में स्वदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जाए, है ना। तो जैसे भारतीय नौसेना है, कोस्टल जो बल है ना, उसको अधिक जहाज भारतीय शिपयार्डों में बनाए जाए, क्योंकि इससे अगर मान लो हमारे जो डिफेंस है ना, भारतीय नौसेना है, कोस्टल जो गार्ड है, अगर उसको भारतीय निर्मित जहाज मिलेंगे तो हमारा डिफेंस सेक्टर भी, है ना, जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी मजबूत होगा। तो इन सब पहलों की वजह से ये समाधान अगर आप करोगे, तो भारत बोल सकते हैं कि शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग में 2047 तक टॉप 3 कंट्री में पहुंच सकता है, और चाइना, साउथ कोरिया और जापान को टक्कर दे सकता है, ग्लोबल हब के रूप में बन सकता है, क्योंकि पोटेंशियल है, बस कुछ चैलेंज है जिसको दूर करना है। ठीक है। तो देखो, इस टॉपिक को हमने कंप्रेहेंसिव वे में डिस्कस कर लिया। अगर मेंस में पूछेगा, तो मेंस में कुछ पूछने का रीज़न क्या हो सकता है कि भाई भारतीय शिप बिल्डिंग में जितना पोटेंशियल है, इसके में इसमें क्या चुनौती है, क्या समाधान हो सकते हैं, सरकार ने क्या पहल लॉन्च किया। हर एंगल से मैंने ये आर्टिकल डिस्कस कर दिया है। आपको करना क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। देख रहे हैं, कुछ और सजेशन है कि समुद्री उपकरणों का स्वदेशी निर्माण, जो भी इंजन, जो भी प्रोपेलर, जो भी रडार सिस्टम यूज़ करते हैं, इस सब का क्या करो, स्वदेशी तौर पर निर्माण करो। ठीक है। जो रडार है, जो नेविगेशन सिस्टम है, जो अन्य उपकरण है, इसका देश में ही निर्माण किया जाए। इससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, और जो सप्लाई चेन है वो अधिक सुरक्षित होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, कुशल मानव संसाधन का विकास होना चाहिए। समुद्री इंजीनियरिंग, वेल्डिंग, जहाज डिजाइन, ऑटोमेशन, इस पर क्या हो, आप ट्रेनिंग दो तो स्किल्ड ह्यूमन फोर्स को आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब प्रयास करने चाहिए। ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि शिप बिल्डिंग में सबसे अच्छा, जो मैंने कहा ना, एक मॉडल के रूप में है दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया का उल्सान मॉडल। बेसिकली क्या है कि साउथ कोरिया में एक शहर है उल्सान, और उल्सान एक पोर्ट सिटी है, और पोर्ट सिटी में बोल सकते हैं कि साउथ कोरिया में अगर आप जाओगे,
ठीक है। हाँ, तो जैसे साउथ कोरिया में एक सिटी है उल्सान। बेसिकली क्या है ये? पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी है। तो पोर्ट सिटी है, तो पोर्ट सिटी होने के नाते कहते हैं कि शिप बिल्डिंग के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया है। तो पहले क्या हुआ, वैसा पॉलिसी बना, है ना? जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बना, जो फाइनेंस की सुविधा है, वो फाइनेंस की सुविधा मिल पाया। बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक इकोसिस्टम बिल्डअप करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चुनौती हो सकता है, सबको दूर करने का प्रयास किया और इसीलिए ये उल्सान एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ है शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में। भारत को क्या करना है, इसी मॉडल से सीखना है और एक सिटी, है ना, बोल सकते हैं कि एक पोर्ट सिटी के रूप में बोल सकते हैं कि जहाँ पे शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग का एक हब हो, ग्लोबल हब हो, उस क्षेत्र में प्रोग्रेस करे। ठीक है, इकोसिस्टम को बिल्डअप करे, ये कोशिश होनी चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल फिनिश हो गया है। ठीक है, देख रहे हैं, ये उल्सान मॉडल है। ये पोर्ट सिटी जो उल्सान सिटी है, कैसे उसमें शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग का एक ग्लोबल हब बना है। सारा सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड लेबर है, पॉलिसी उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो हांगकांग कन्वेंशन है उसके मानक यहाँ पर पालन किए गए हैं। सरकार ने टैक्स में रियायत भी दिया हुआ है, फाइनेंस और कैपिटल की भी सुविधा है, तो ग्लोबल हब के रूप में डेवलप हो गया है। ठीक है, अब देखो, अगर शिप बिल्डिंग से रिलेटेड अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने का जो टेम्परामेंट है, जो टेंडेंसी है, वो क्या पूछ सकता है? बेसिकली आपको हांगकांग कन्वेंशन क्या है, हांगकांग कन्वेंशन के बारे में पूछा जा सकता है। उल्सान मॉडल जो हमने बताया, उल्सान मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है। और फिर शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भारत सरकार की जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, उसको टारगेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैरीटाइम इंडिया विजन, मैरीटाइम अमृतकाल विजन है ना, 2019 का जो अधिनियम है। देखो कैसे प्रीलिम्स में एक बार पोर्ट, जब भी कोई बंदरगाह वगैरह सब न्यूज़ में रहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे चाबहार बंदरगाह के बारे में पूछ लिया था 2017 में। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में है। और बेसिकली भारत इसको विकसित करना चाह रहा था ताकि वो यूरोप, सेंट्रल एशिया तक पहुँच सके। तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पोर्ट के माध्यम से, चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। ठीक है, तो ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया है। तो जब भी शिप बिल्डिंग वाला न्यूज़ में है, किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। हमने प्रीलिम्स में दोनों नज़रिए से इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है, जो आसान है, छोटा सा आर्टिकल है। वो आर्टिकल क्या है? फ्लेमिंगो क्रांति, है ना, फ्लेमिंगो क्रांति। तो फ्लेमिंगो क्रांति बेसिकली क्या है कि अल्बानिया, यूरोप में एक सिटी है अल्बानिया, नहीं एक कंट्री है, वहाँ पे हजारों प्रदर्शनकारियों ने फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन के नाम से विरोध आंदोलन शुरू किया। बेसिकली आंदोलन क्या है? तो 1.6 अरब डॉलर, है ना, इस मतलब 1.6 अरब डॉलर की लागत से बेसिकली एक लग्जरी कोस्टल रिजोर्ट परियोजना के वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी हो रही थी। और अल्बानिया के जो लोग हैं ना, उनको लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट से जो इकोसिस्टम है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और इसी वजह से इसका विरोध किया, और विरोध में जो आंदोलन हुआ उसको फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिजॉर्ट, ये जो टूरिज्म वाला जो प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? तो जो ट्रम्प के दामाद है, जेरेड कुश्नर, है ना, जेरेड कुश्नर, वो बना रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के दामाद इसमें इन्वॉल्व है और इसी वजह से विरोध काफ़ी उग्र भी है। ठीक है, ट्रम्प की बेटी है इवांका ट्रम्प, उन्हीं का हस्बैंड है ये जेरेड कुश्नर, काफ़ी एक्टिव है ट्रम्प प्रशासन में। जब ईरान के साथ जब अमेरिका का डील हुआ, तो उसमें विटकॉफ और ये जेरेड जेरेड कुश्नर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति है ना, उनके साथ। तो पॉलिसी जो अमेरिकी प्रशासन है ना, ट्रम्प प्रशासन है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका है। लेकिन आपको पता है कि ट्रम्प प्रशासन में जितने भी लोग हैं, वो ट्रांजैक्शन यानी पैसे, बिजनेस में भी इन्वॉल्वमेंट है इनका। तो इनका अपना बिजनेस भी है, तो उस बिजनेस के तहत अल्बानिया में बेसिकली एक टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत वो रिजॉर्ट बना रहे थे, और उसी का विरोध किया लोगों ने। ठीक है, देख रहे हो 2026 मई 2026 में अल्बानिया सरकार ने ये एक तरह से प्रोजेक्ट इनको दिया, कोस्टल डेवलपमेंट परियोजना के नाम से दिया। लेकिन बेसिकली यह परियोजना देखोगे तो सेजन आइलैंड अल्बानिया में है, अभी लोकेशन देखेंगे तो वेजोसा नार्ता, है ना, लैंडस्केप, जो वहाँ पर एक आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, इसमें एक तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा करना था। लेकिन
बोल सकते हैं कि लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो जो वेटलैंड है, जो कोस्टल इकोसिस्टम है, उसको नुकसान हो सकता है, उसको नेगेटिव तौर पर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। जनता को लग रहा है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया, उनको अंधेरे में रखा गया, और इसी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, देखो अल्बानिया का लोकेशन देखेंगे तो ये इंडिया, और इधर जाएंगे तो ये है अल्बानिया। एड्रियाटिक सी जो है ना वहाँ पे है, यानी यूरोप में है। इसको जूम करता हूँ मैं, देखो ये है अल्बानिया, है ना। तो बेसिकली ये कहाँ पे है, तो ये है आपका पार्ट बनता है यूरोप का, यूरोप का पार्ट है ना। ये एड्रियाटिक सी है, तो एड्रियाटिक सी के कोस्टल रीजन यहाँ पे लगता है, और इसी यहीं पर सेजलन आइलैंड है, यहीं पर वेटलैंड है, यहीं पर एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात हो रही थी, जिसका विरोध हुआ, और विरोध के रूप में आंदोलन काफ़ी तीव्र हो गया, और उस आंदोलन का नाम क्या दे दिया, फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। तो इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस नाम याद रखना है कि फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन पूछे तो आप ये मान लेना कि ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये अल्बानिया, अल्बानिया में कोस्टल जो प्रोजेक्ट है उसके विरोध में शुरू हुआ उग्र प्रदर्शन है, आंदोलन है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्योंकि देखो ये तो बहुत छोटा आर्टिकल है, बस नाम बहुत फेमस हो गया, फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। पूछ लेगा फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज ना कर जाओ, क्योंकि यूपीएससी में जिस तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है ना, वो बिल्कुल लो प्रोफाइल टॉपिक या कोई ऐसा टॉपिक जो न्यूज़ में है लेकिन लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे यही टॉपिक किसी को लग सकता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ में है, चर्चा में है, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का जो टेम्परामेंट उससे मैच भी करता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, अब चलो दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। जोनाथन, जो विशाल कछुआ है, जोनाथन विशाल, है ना, जो टोटाइज है। देख रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स 194 ईयर ओल्ड जोनाथन ड्यूरिंग सेशल्स विजिट। बेसिकली 194 वर्ष का ये कछुआ है, अगर ये डायग्राम देखेंगे, ये है जोनाथन, है ना। ये बोलते हैं कि 194 से जीवित है, और कहते हैं कि इस एरिया में जब भी कोई टूरिज्म आता है, सेशल्स में कोई विजिट करता है, तो इनसे जरूर मिलता है, जरूर वार्तालाप करता है। तो एक टूरिज्म का एक तरह से हब बन गया है, सेंट्रल पॉइंट बन गया है। और जब प्राइम मिनिस्टर सेशल्स विजिट किए तो वो भी यहाँ पर गए, इनसे बातचीत किया, एक तरह से वार्तालाप किया, खिलाया पिलाया, और उसका फोटो वायरल हो गया। तो ये जोनाथन जो टॉटाइज है ना, जो समुद्री कुछ कछुआ है, विशाल कछुआ है, वो न्यूज़ में है, इसको देखना है। देख रहे हैं कि सेशल के राष्ट्रपति, है ना, सेशल के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ के मूल निवासी विशाल कछुओं से बातचीत की और उन्हें भोजन कराया। और इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम ने इन विशालकाय जीवों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, बेसिकली इसमें जोनाथन जो विशाल कछुआ है, एक विशाल कछुआ है, 194 वर्ष का है, इनसे प्रधानमंत्री जी मिले, और जैसे ये फोटो वायरल हुआ तो पूरा सेंट्रल पॉइंट इंडिया में एक चर्चा का विषय बन गया है। ठीक है, तो इसमें जो काम का है ना, आपको ये कि जोनाथन, जो नाम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में दे दे कि जोनाथन हाल ही में चर्चा में था, वो क्या है, एक पर्सन है, कि स्पीसीज है, कि मछली है, कि कछुआ है, क्या है, आपको ध्यान रखना है। ये समुद्री समुद्री कह रहा हूँ, एक विशाल कछुआ है ये। ठीक है, उसका नाम है, तो विशाल कछुआ है, तो इस कछुए की क्या विशेषता है उसको डिस्कस कर रहा है। सेशल्स देखेंगे तो सेशल्स का जो लोकेशन है बेसिकली वो इंडियन ओशन में है। ठीक, तो ये भारत है, और अगर भारत के इधर जाएंगे हम, है ना, इधर साउथ वेस्ट रीजन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेशल्स मिलेगा, है ना। ये जो मेडागास्कर है ना, इसके जस्ट नॉर्थ में है। ठीक है, इसको जूम करें तो ऐसे दिखेगा, ये है सेशल्स, ये मेडागास्कर है ना, अफ्रीका से ये सटा हुआ है सेशल्स। तो बेसिकली छोटे छोटे जो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है ना, ऐसे ऐसे करके उस सब का ग्रुप बना के ये बना है सेशल्स। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि आइलैंड आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। ठीक है, आइलैंड कंट्री है, बहुत इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन है, क्योंकि इंडियन ओशन में अगर भारत को दबदबा बढ़ाना है, तो आपको पता है इंडियन ओशन में भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। उनका पूरे इंडियन ओशन में एक तरह से निगरानी करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, या पावर को बढ़ाने के लिए सागर इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। तो उसमें सेशल्स के साथ जो फ्रेंडशिप है वो होना हमारी बहुत ज़रूरी है, और इसी मद्देनजर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ विजिट किया है। जब विजिट किया तो जो बोल सकते हैं कि आइलैंड कंट्री, यहाँ पर जो कछुआ है, जो टोटाइज है, बहुत फेमस है, और उसके साथ फोटो खींचा, एक संकेत दिया, ये सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल भी है। तो जोनाथन जो विशाल कछुआ है, जोनाथन जो जायंट टोटाइज, इसकी विशेषता क्या है, तो बेसिकली ना कछुए की एक विशेष प्रजाति है, इसको बोलते हैं एल्डेब्रा,
है ना। एल्डेब्रा बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय कछुए की एक विशेष प्रजाति है, और इसी प्रजाति यानी इसी ग्रुप का वो कछुआ है जोनाथन। तो बेसिकली क्या है जोनाथन, इसी प्रजाति है। कौन सी प्रजाति? एल्डेब्रा विशाल कछुआ प्रजाति का एक प्रसिद्ध विशाल कछुआ है, जिसे दुनिया के सबसे अधिक आयु वाले जीवित स्थलीय प्राणियों में गिना जाता है। यह कछुआ देखेंगे तो आकार में बहुत बड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है, केवल वनस्पति खाता है, और ये अपने प्राकृतिक आवास में पौधे के बीच फैलने वाले जो झाड़ियाँ होता है ना, उसको खाता है, और उस झाड़ियों में ही रहते हैं, देख रहे हैं। तो बेसिकली ये लैंड में है ना, ये पानी में नहीं बल्कि लैंड पे विकसित विकसित रहता है, झाड़ियों में रहते हैं और झाड़ियाँ ही खाते हैं, और इसी से उनका डेवलपमेंट या विकास होता है, और सबसे लंबे टाइम तक जीवित रहने वाला। और जोनाथन तो लगभग 194 वर्ष से जीवित है। ये बहुत पुराना एक तरह से स्थलीय जीव है और चर्चा में है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। तो जोनाथन के बारे में इतना ही है। अब जैसे हम अगर इन्वायरमेंट के नज़रिए से पढ़े तो जो टोटाइज है, टोटाइज वगैरह से पढ़ते हैं तो आइसोइन के रेड लिस्ट में कैटेगराइज करते हैं, है ना, वो सब पढ़ने, तो वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। जोनाथन के बारे में अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में जाए तो बस आपको यही पूछेगा कि जोनाथन जो कछुआ है उसकी विशेषता से आपके विशेषता को रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। तो जो पूछेगा जितना मैंने बताया उतना ही सफिशियंट है, ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। नाम याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो डिस्प्यूट है ना, उसके संदर्भ में ये बातें करनी है। तो बेसिकली क्या हुआ, है ना। तो देखो, तेलंगाना तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, तो कहते हैं तुंगभद्रा रिवर 3 स्टेट से क्रॉस करता है, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली 3 स्टेट से संदर्भित है, और तीनों स्टेट में, है ना, बेसिकली क्या है आप ऐसे समझो, जो तुंग तुंगभद्रा तुंगभद्रा रिवर जो है ना, वो 3 स्टेट से बिलोंग करती है। ये कौन सा है? सबसे पहले कर्नाटक से तो वो निकलती ही है, फिर उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर बनाती है आंध्र प्रदेश। अब ये तीनों स्टेट में ना तुंगभद्रा रिवर के वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है। तो क्या हुआ, इसी तुंगभद्रा रिवर पर एक डैम परियोजना बना, और जब इसका इनोग्रेशन हुआ तो बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल हुआ। डैम के इनोग्रेशन में कर्नाटक के सीएम, तेलंगाना के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम तीनों विजिट किए, है ना। और कह सकते हैं कि ये सहकारी संघवाद जो इस बात का संकेत है कि आपसी सहयोग से, आपसी बातचीत से मामले को सुलटाना है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जब ये बैठक हुई, है ना, जब एक शिलान्यास हुआ, तो बैठक हुई, तो इसी संदर्भ में देखने के लिए भाई इन तीनों के बीच एक आम सहमति बन गया है तुंगभद्रा रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर। तो सरकार ने एक ग्रुप यानी एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया, जो तुंगभद्रा रिवर से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करे, और उसी संदर्भ में ये न्यूज़ आया है। तो बेसिकली द हिंदू का ये आर्टिकल है, ठीक। तो इसमें काम का क्या है कि तुंगभद्रा रिवर जो है, तुंगभद्रा जो रिवर है, उसका एक तरह से ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से आगे बढ़ती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो समझना है, ठीक है। तो देख लो, नदी का उद्गम, तुंगभद्रा रिवर कृष्णा नदी की एक प्रमुख बारहमासी और दाहिने तट की सहायक नदी है, जो दक्कन के पठार के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, ठीक है, दक्कन के पठार के लिए। यह नदी तुंग और भद्रा नदियों के संगम से बनती है, जो कर्नाटक में वाराह, है ना, वाराह पर्वत तथा गंगामुला के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, और शिवमोगा के पास कुडली में एक दूसरे से मिलती है। इसको समझना है तो देखो, ये मैंने बताया कि ये है तुंगभद्रा रिवर का एक तरह से मैप, कैसे वो निकलती है। तो देखो, क्या मैंने बताया कि कर्नाटक के वाराह जो पहाड़ है ना, पर्वत है, यहाँ से निकलती है। तो अब यहाँ से निकलती है तो इसके 2 ब्रांच है, एक तुंग रिवर यहाँ से निकलती है और एक भद्र रिवर यहाँ से निकलती है, और कर्नाटक के शिवमोगा पर यानी कुडली वाले रीजन में ये मिलकर एक तरह से एक लाइन के रूप में आगे बढ़ती है। यहाँ पर दोनों का संगम है, और फिर उसके बाद तुंगभद्रा रिवर के नाम से वो आगे बढ़ती है। देख लो, तुंगभद्रा रिवर के नाम से ये आगे बढ़ती है। फिर बेसिकली क्या है, ये जो कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर का क्या है, ये राइट साइड यानी दाहिनी बोल सकते हैं कि राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। तो मेन जो रिवर क्या है, मेन रिवर है कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की, है ना, मेन क्या है, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की बेसिकली
ये राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, देख लो राइट साइड, ये कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ से तुंगभद्रा रिवर यहाँ से अब मिलती है, ठीक है, राइट साइड ट्रिब्यूटरी, और फिर जाके वो आगे बढ़ती है। तो यही बोल सकते हैं कि कर्नाटक से निकलती है और तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है उसके बॉर्डर से क्रॉस करते हुए आगे बॉर्डर का निर्माण भी करती है, फिर आगे बढ़ती है। तो दोनों देश दोनों दोनों जो आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना और कर्नाटक तीनों में वाटर शेयरिंग को लेकर एक सामंजस्य बनाने की बात उठती है, क्योंकि विवाद उठता रहता है, और इसी संदर्भ में ये आर्टिकल आया है, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर के बारे में अगर कुछ पूछे तो याद रखना आपको कि तुंगभद्रा रिवर बेसिकली, तुंगभद्रा रिवर क्या है, ये कृष्णा रिवर जो है ना, कृष्णा जो रिवर है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किन 3 स्टेट से कंसर्न है इसको लेकर, तो कर्नाटका है ना, तेलंगाना और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट कंसर्न है बोल सकते हैं कि वाटर शेयरिंग को लेकर। और अभी ये सहकारी संघवाद का जबरदस्त एग्जाम्पल सेट किए, क्योंकि जब उद्घाटन की बात आई तो तीनों स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ पहुँचे वो, ठीक है, याद रखना। तुंगभद्रा रिवर क्या है, न्यूज़ में है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग ना ये सब छोटे छोटे आर्टिकल है जो प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट का है, मेंस वाला पहला ही आर्टिकल था जो काम का था। अब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर सेशल्स की यात्रा किए तो वहाँ पर उनको एक प्राइज़ मिला, एक अवार्ड मिला, द गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड। अब देखो इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अब यूपीएससी 2026 का देखो और उससे पहले 2-3 साल का पेपर उठाओ, तब यूपीएससी क्या कर रही है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। तो जैसे इसी साल यूपीएससी 2026 में ही बाफ्टा जो फिल्म पुरस्कार है ना, फिल्म जो अवार्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। 2000 आप देखोगे 2023 में है ना, जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है उससे रिलेटेड पेयरिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। और इसीलिए ये अवार्ड डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब विजिट करते हैं अदर कंट्री, डिफरेंट कंट्री का, तो आपको पता वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के सम्मान के लिए कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। तो जैसे सेशल्स विजिट किए तो सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड के नाम से सम्मानित किया। अब ऐसे बहुत सारे कंट्री कर रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यूपीएससी क्या करे, पेयरिंग वाले में इस तरह से 4 अवार्ड का नाम मेंशन कर दे और बोल दे कि बताओ वो 4 अवार्ड्स किन किन कंट्री से मैच कर रहा है। तो पेयरिंग वाले में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसीलिए कुछ भी छोड़ना मुनासिब नहीं है ना, तो इसको ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस कर रहे हैं बस उतना ही, केवल नाम याद रखना है कि किस कंट्री ने जो गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है वो किस कंट्री ने दिया है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि सेशल्स ने दिया है। सेशल्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जोनाथन जो जायंट टॉर्टाइज है उनसे जब मिले 194 वर्ष के थे, उस वजह से न्यूज़ में थे। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम के अवार्ड से मिला, उस वजह से न्यूज़ में है ना। इसी वजह से हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, आपको बस केवल नाम याद रखना है। देख रहा ये पीआईबी का आर्टिकल है, अब पीआईबी में डाला है इसीलिए हमको डिस्कस करना बनता है, क्योंकि पीआईबी में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो एक झलक ले ही लेते हैं, उसमें क्या बुराई है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप रिप्लाई कर सको। देख रहे भारत के प्रधानमंत्री सेशल्स है ना, भारत के प्रधानमंत्री को सेशल्स के राष्ट्रपति ने, कौन है नाम कि डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने, है ना, सर्वोच्च एक तरह से जो सम्मान है, कौन सम्मान है कि गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इनसे सम्मानित किया। क्या नाम है, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। तो सवाल पूछेगा कि गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किसको मिला, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला, किसने दिया, सेशल्स के राष्ट्रपति ने दिया, सेशल्स ने दिया। सेशल्स का लोकेशन पूछ लेगा, आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली इंडियन ओशन में है, अफ्रीकी तट के पास मेडागास्कर जो द्वीप है ना वहाँ पर है, ठीक है। तो इंडियन ओशन में जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है सेशल्स का, उस लोकेशन की वजह से वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि 2023 में यूपीएससी ने किस तरह से क्वेश्चन पूछा है अवार्ड से रिलेटेड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरनेशनल है ना, जब मोदी जी जहाँ विजिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर,
तो हर कंट्री, कोई ना कोई कंट्री कुछ ना कुछ एक तरह से सम्मान देता ही है। तो हो सकता है कि यूपीएससी ने अब तक उस सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन 2027 में, 2028 में हो सकता है कि वो पेयरिंग वाला क्वेश्चन बना के आपको दे दे। तो दे देगा तो फिर उस टाइम आप एक तरह से सशंकित मत हो जाओ, आपके पास कंटेंट इतना हो कि आप उसको देख के एकदम कूल तरीके से रिप्लाई कर सकें। इस वजह से हम इसको डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये भी छोटा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन यूरिया, कि हरित यूरिया उत्पादन को वास्तविकता यानी ग्राउंड में उतारने के लिए बेसिकली भारत सरकार ने एक रोड मैप जारी किया है। और ये न्यूज़ कहाँ आया है, तो ये न्यूज़ भी पीआईबी का ही है बेसिकली, कि गवर्नमेंट एक्सप्लोरिंग रोड मैप टू मेक ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन ए रियलिटी इन इंडिया। तो देख रहे पीआईबी में आया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन यूरिया क्या है, क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे बनता है, वो सबको समझते हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने बेसिकली नोएडा स्थित जो पीडीआईएल है ना कंपनी, बेसिकली फर्टिलाइजर के क्षेत्र में ये काम करती है, उसके मुख्यालय में बेसिकली एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। और इस बैठक का उद्देश्य क्या था कि भारत के पहले वाणिज्यिक कमर्शियल ग्रीन यूरिया जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसको लेकर एक व्यापक रोड मैप तैयार किया जाए। यानी रोड मैप बन गया है, अब इसके प्रोडक्शन के क्षेत्र में, इसको बनाने के क्षेत्र में काम करने का एक पहल स्टार्ट होगा। और इसी वजह से आर्टिकल क्या है, न्यूज़ में है। ठीक है, तो ग्रीन यूरिया, तो पहले आपको यूरिया समझना होगा, और दूसरा फिर ग्रीन यूरिया। ग्रीन यूरिया, यूरिया में बस एक ही अंतर है कि यूरिया के नॉर्मल यूरिया के प्रोडक्शन के लिए है ना, जो हाइड्रोजन हम निकालते थे पहले, वो नेचुरल गैस से निकालते थे, और इसी वजह से इससे बोल सकते हैं कि CO2 का जो उत्सर्जन था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था, और इसी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन होता था। यानी ग्लोबल वार्मिंग, जो प्रदूषण है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो इससे बढ़ता था। यानी यूरिया प्रोडक्शन से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जा रहा था, क्योंकि उसमें जो हमको हाइड्रोजन चाहिए था उसका प्रोडक्शन हम नेचुरल गैस से कर रहे हैं। तो एक तो नेचुरल गैस की बर्बादी हो रही है, उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन, उसकी समस्या बढ़ रही है। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कोशिश किया कि ग्रीन यूरिया का निर्माण किया जाए। और ग्रीन यूरिया में जो हाइड्रोजन होगा बेसिकली वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन होगा तो कहाँ से होगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पत्ति हम बोल सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से जब इसको उत्पादन करेंगे तो इस केस में बोल सकते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको हम कम कर सकते हैं। और कम कर सकते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, उस दिशा में भारत की एक कोशिश के तौर पर ये दिखेगा कि भारत सकारात्मक काम कर रहा है और पर्यावरण के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रहा है। तो नाम ही स्पष्ट है, ग्रीन यूरिया एक ऐसा यूरिया जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल है, और उसमें जो हाइड्रोजन यूज किया जाता है वो ग्रीन हाइड्रोजन से बनता है। बस इतना ही डिफरेंस है और इसे को याद रखना है। कैसे बनता है इसको हम क्रियाविधि देखेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रीन यूरिया वह यूरिया है जिसका उत्पादन ग्रीन हाइड्रोजन से हुआ है। ठीक, और ग्रीन हाइड्रोजन से हुआ है, फिर उसके बाद आपको पता है उसको बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर क्या करते हैं, वायुमंडल से हम कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ता है वहाँ से कैप्चर करते हैं। फिर इसमें हाइड्रोजन का उत्पादन सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। पहले हम हाइड्रोजन कहाँ से लेते थे, नेचुरल गैस से लेते थे, इसलिए इसके निर्माण में कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो बेसिकली क्या है ग्रीन यूरिया, जिसका उत्पादन हरित हाइड्रोजन और वायुमंडल से प्राप्त या कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन का जो उत्पादन है बेसिकली क्या है, सौर या पवन ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा, है ना, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। इस ऊर्जा से संचालित जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ना, उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम ग्रीन हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम यूरिया बनाते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल यूरिया है ना, उसके उत्पादन में हाइड्रोजन क्या था, नेचुरल गैस से निकलता था, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए कंसर्न क्रिएट करता था। देख रहे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता था, इसलिए चैलेंज है, इसलिए चुनौती है। ठीक है, सवाल उठता है कि ग्रीन यूरिया बनेगा कैसे। तो बहुत सिंपल है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, जैसे मान लो, है ना, पवन ऊर्जा है, जो जल विद्युत ऊर्जा है, उससे क्या होगा, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, है ना, उस एनर्जी से पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। फिर उसके बाद वायुमंडल से CO2 कलेक्ट करेंगे, ये दूसरा प्रोसेस है।
तीसरा फिर क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्शन यानी रिएक्ट कराएंगे और फिर उसके बाद ग्रीन अमोनिया बनाएंगे और ग्रीन अमोनिया को CO2 से मिक्स करके, है ना, ग्रीन यूरिया का निर्माण किया जाएगा। यही प्रोसेस है। यानी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐसे समझो कि जो सौर ऊर्जा है, मान लो फॉर एग्जांपल कि सौर ऊर्जा के मदद से हमने क्या किया, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चलाया और जो पानी है, जो H2 है, यहाँ से हमने क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन निकाला। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा, उसके बाद हमने क्या किया, वायुमंडल से हमने CO2 कलेक्ट किया, CO2 कलेक्ट किया। ग्रीन हाइड्रोजन को हमने ऐसे समझो, ग्रीन हाइड्रोजन को हमने नाइट्रोजन से मिक्स करके पहले ग्रीन अमोनिया तैयार किया, ठीक। अब जैसे ही ग्रीन अमोनिया तैयार हो गया, फिर उसके बाद हमने उसको CO2 से रिएक्ट करके ग्रीन यूरिया बना दिया, ठीक है। तो ग्रीन यूरिया क्या है, पर्यावरण इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है और इसीलिए ये न्यूज़ में है। अगर भारत ग्रीन यूरिया का प्रोडक्शन कर पाएगा तो क्या होगा, भारत का जो जो बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, कार्बन जो इन्वायरमेंट के प्रति जो एक तरह से टारगेट है, जो कमिटमेंट है, उसको पूरा कर सकता है और भारत में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसी संदर्भ में ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो देख रहे हैं ऐसे है कि H2O, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हमने ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया, वायुमंडल से हमने कार्बन कैप्चर किया CO2, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जो ग्रीन हाइड्रोजन मिला है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने नाइट्रोजन से मिक्स करके ग्रीन अमोनिया बनाया और ग्रीन अमोनिया में क्या कर दिया, हमने CO2 मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद ग्रीन यूरिया बन गया। यही तो प्रोसेस है ना, ग्रीन यूरिया का निर्माण करने का। सवाल उठता है, ग्रीन यूरिया के निर्माण करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो हम ग्रीन यूरिया तो बना ही रहे, इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना, सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। तो महत्व को देखो, तो सबसे पहले फ़ायदा क्या है कि ग्रीन यूरिया का प्रोडक्शन होगा तो जो नॉर्मल यूरिया के प्रोडक्शन में जो नेचुरल गैस यूज़ होता था, और नेचुरल गैस तो हम आयात करते हैं ना, तो पहली बात क्या होगा, नेचुरल गैस पर जो निर्भरता है वो कम होगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, सोलार पावर, है ना, जल विद्युत पावर, यानी पवन ऊर्जा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हाइड्रोजन निकाल रहे, ग्रीन हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो नेचुरल गैस की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी निर्भरता हमको कम होगी। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा है, जो उर्वरक उद्योग है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसमें ग्रीन यूरिया का एक तरह से निर्माण करने से जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की वजह में उनके प्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, जो कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन का जो उत्सर्जन होता था उसको हम कम कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण अनुकूल यूरिया बना रहे हैं। भारत का जो 2070 तक का जो लक्ष्य है, नेट जीरो का जो टारगेट है, उसको प्राप्त करने में ये हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसानों को भविष्य में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल उर्वरक उपलब्ध हो सकता है ना, क्योंकि जो यूरिया है, ग्रीन यूरिया है, तो ये क्या है, पर्यावरण, ये जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, है ना, जो मृदा प्रदूषण जो नॉर्मल यूरिया में केमिकल की वजह से हो रहा था, उसकी समस्या का समाधान हो सकेगा। इसी संदर्भ में जो हरित हाइड्रोजन मिशन है और जो क्लीन एनर्जी है, इस पर जो आधारित जो टेक्नोलॉजी है, जो औद्योगिक विकास है, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो बेसिकली ग्रीन टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। भारत का जो कमिटमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, और इन सब फायदों की वजह से ग्रीन यूरिया के निर्माण में भारत ने कोशिश किया है। अब देखते हैं कि कब तक भारत इस उपलब्धि को प्राप्त कर पाएगा, ग्रीन यूरिया को कब तक निर्माण करके, है ना, किसानों को उपलब्ध कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ समस्या भी होगा। समस्या क्या है, वही टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकता है, रिसोर्सेज को लेकर हो सकता है, प्लांट जो जो ट्रेडिशनल प्लांट है उसमें मशीन चेंज करना होगा, फिर उसको शिफ्ट करना होगा, जो ट्रांजिशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ सकता है। इन सब वजहों से कुछ चैलेंज तो है, लेकिन सरकार ने रोड मैप जारी किया है, तो जाहिर सी बात है सारी चुनौतियों को ध्यान में रखने के बावजूद ही कोशिश किया होगा, है ना, इसी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसका एक रिकैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, जहाज पुनर्चक्रण,
वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो जो रेवोल्यूशन था अल्बानिया में हुआ वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद जोनाथन जो टॉर्टाइज है वो डिस्कस किया। फिर जो गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन है ना, जो अवार्ड था वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा जो नदी है उसको डिस्कस किया। और फिर लास्ट में हमने ग्रीन यूरिया को डिस्कस किया। तो बेसिकली ये हमारा 6 आर्टिकल हमने आज डिस्कस किया। और ये 6 आर्टिकल में अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें से ये और ये वाला क्या था, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। तो बेसिकली हम जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, अगर उसमें प्रीलिम्स का स्कोप बनेगा तो समझेंगे, मेंस का स्कोप बनता है तो डिस्कस करेंगे, अगर किसी टॉपिक में इंटरव्यू का भी स्कोप बनता है तो हम होलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक डिस्कस करने का पर्पस ये नहीं कि हम उसको केवल प्रीलिम्स की नज़र से पढ़े, नहीं, केवल मेंस की नज़र से पढ़े, नहीं, केवल इंटरव्यू की नज़र से पढ़े, ऐसा नहीं है। हमको कंप्रहेंसिव वे में उसको पढ़ना है ताकि वो कहीं भी पूछे तो उस आर्टिकल के पास, उस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे पास इतना कंटेंट हो कि हम ब्लैंक ना हो जाए, हम क्वेश्चन छोड़ करना है। इसलिए हर डायरेक्शन से इसको पढ़ना है, ठीक है। और साथ में मैं आपको पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ, तो उससे क्या है, एक टेम्परामेंट भी डेवलप हो रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना आप, तो साथ में सिलेबस और पीवाईक्यू जरूर रखें, ताकि किसी भी आर्टिकल में कितना कंटेंट उठाना है। क्योंकि करंट अफेयर्स में केवल आप पढ़ने पर फोकस करेंगे तो बहुत सारा कंटेंट उसमें इरेलीवेंट होता है, और हर चीज़ पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में खासकर जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके उसके टेम्परामेंट, माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जब भी आप इस लेक्चर को देखते हैं तो इसका नोट्स भी बनाते रहिए। कोई क्वेश्चन जो लिखने के लिए मैं आपको देता हूँ तो उसका आंसर राइटिंग भी करो। और साथ में अगर कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आपको लगता है कि इसमें कंटेंट और डाला जा सकता है, कुछ और क्वेश्चन, कोई भी सजेशन अगर आपको है तो आप क्या करिए, कमेंट में आप डालिए, हम कमेंट को पढ़ते हैं और आपके सजेशन अगर आपको ठीक लगेगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ इंप्रूव करना है तो हम उसको इंप्रूव भी करेंगे। बस करना क्या है, आपको टिके रहना है, चैनल के साथ सपोर्ट दिखाना है, और चैनल को जो वीडियो है उसको ज़्यादातर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड को भी इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम दूर कर सकें, और जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है उसको अच्छे से सुधार सके, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।